अभी एक दो दिन पहले फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना एक अपडेट जारी किया और वहां पे उन्होंने बताया कि फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को 31 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1994 के टाइम पे ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुआ था। जब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इस स्कीम ने 10,000 रुपीज की एसआईपी को 17 करोड़ बना दिया है। 17 करोड़ बना दिया है। सारे आपके जो क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड उसको क्लियर करेंगे, बट पहले देख लो कि है क्या चीज। अभी के टाइम पे अगर फ्रैंकलिन इंडिया फंड की हम बात करें, फ्लेक्सी कैप फंड की रेगुलर प्लान की बात करें ताकि समझने में आसानी हो, डायरेक्ट प्लान में 1-1.5% ज्यादा रिटर्न बनता है। तो अभी के टाइम पे पिछले एक साल में जो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है वो 39 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में 21 नंबर पे है। बहुत बढ़िया, कोई परफॉर्मिंग नहीं फंड रहा है पिछले एक साल में। पिछले 3 सालों में ये फंड 32 फंड्स में 12 नंबर पे है। यहाँ पे भी एक एवरेज परफॉर्मिंग फंड है। पिछले 5 सालों में 24 फंड में 6 नंबर पे है। यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिख रही है 5 इयर्स में। पिछले 10 इयर्स में 19 फंड्स में 7 नंबर पे है। यहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिख रही है। और 1994 से लेकर अभी तक जो इसका रिटर्न रहा है रेगुलर स्कीम के अंदर में वो 17.77% का रहा है। डायरेक्ट प्लान रहता तो ये रिटर्न ऑलमोस्ट 19% तक टच करता। सारे जो टाइम पीरियड के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान रहता तो 1-1.5% ज्यादा रिटर्न रहता। अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है इस स्कीम के अंदर में कि फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली स्कीम नहीं है। ये एक एवरेज म्यूचुअल फंड स्कीम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। फिर भी इसने 31 इयर्स के अंदर में 10,000 की एसआईपी को 17 करोड़ अप्रॉक्स पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई आज से 31 साल पहले 10,000 रुपए महीना होता, किसके कमाई तो थी नहीं, इतना बचत कौन कर लेगा। तो देखिए, मतलब ये नहीं है कि 10,000 कौन बचा पा रहा था, मतलब ये है कि अगर 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट हो रहा था, जैसे 10,000 नहीं है, 1,000 रुपए हो रहा था तो भी तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए बन जाते। और 1,000 में ऐसे कह रहा हूं कि स्टार्ट करते सिर्फ 100 रुपए से। 1994 में 100 रुपए बचा के तो इन्वेस्ट कर ही लेते। तो सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते, जब 2000 क्रॉस करते इनकम बढ़ती तो 1,000 पे आते, 2010 क्रॉस करते इनकम और बढ़ती तो 8,000, 5,000, 10,000 पे आते, 2020 क्रॉस करती और ज्यादा इनकम बढ़ती तो 20-25,000 तक जाते। मैं एक एवरेज नंबर बोल रहा हूं कि एवरेज 100 रुपए से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया, तो एक एवरेज में मानता हूं कि 31 सालों में अगर 1,000 रुपए की एवरेज एसआईपी जाती, शुरू में बहुत कम, शुरू में हो सकता है 100 रुपए से भी कम की एसआईपी करते, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते तो वो एवरेज 1,000 हो जाता। ऐसा तो बचत हो सकता था, तो 1.25 करोड़ रुपए बन जाते। और डेफिनेटली 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए डेफिनेटली 1995 के टाइम पे भी बचा सकते थे इन्वेस्टर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं कि 100 रुपए किसी के पास नहीं थे। प्रॉब्लम उस टाइम पे ये था कि किसी के पास जानकारी नहीं थी उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को लेके। दूसरा, एक्सेस नहीं था। जैसे अभी हम घर बैठे बैठे कर लेते, उस टाइम पे ऐसे घर बैठे बैठे हम नहीं कर सकते थे। तीसरा, भरोसा नहीं था। अभी के टाइम पे रेगुलेटर जितने स्ट्रिक्ट है, जितनी ट्रांसपेरेंसी है, उतनी उस टाइम पे नहीं थी। तो ये सारी चीजें नहीं होने के बावजूद में इस स्कीम ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा दिया है। तो अभी के टाइम पे हमारे पास ये सारे सर्विसेज अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी भी है बहुत ज्यादा, रेगुलेटर भी है बहुत स्ट्रिक्ट, घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ हमारे पास अभी पे अवेलेबल है। तो मतलब ये नहीं कि पीछे जो छूट गया उसको लेकर रोना है, मतलब ये है कि यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक तो ये चीज समझ में आपको आ रही है। दूसरा, 1994 से अभी तक अगर हम देखें तो क्या अभी जो सिनारियो हम फेस कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स कमेंट बॉक्स में रोते रहते हैं कि मार्केट बर्बाद, 10 साल तक रिटर्न नहीं बनेगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिलकाना, जो रोते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा कुछ सिनेरियो पहले आया है? अभी जो सिनेरियो है ये तो कुछ नहीं है पहले के सिनेरियो के मुकाबले।
1994 की ही अगर हम बात करते हैं तो उससे 2 साल पहले 1992 के अंदर एक भयंकर सा स्टॉक मार्केट का स्कैम निकल के सामने आया था। उसके 2 साल बाद 3 साल बाद 1997 के अंदर में एशियन फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस आई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट गिरी थी बहुत बुरी तरीके से, ग्लोबल मार्केट भी गिरी थी। तो 2 साल पहले भी बुरे हालात थे बहुत, 2 साल बाद भी बहुत बुरे हालात थे। इसी फंड को लॉन्च होने के 5-6 साल बाद 2000 के टाइम में .com बबल क्रैश हुआ था, जहां पे आईटी स्टॉक्स 90% तक टूटे थे, इंडेक्स भी बहुत ज्यादा ऊपर से टूटा था। डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो 2004 के टाइम में फिर से मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी। उसके बाद 4 साल और आगे बढ़ते हैं, 2008 के टाइम पे फिर से मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी। 2004 के टाइम पे मल्टीपल रीजन से, डोमेस्टिक रीजन भी थे, इंटरनेशनल रीजन भी थे। 2008 के टाइम पे भी तो पूरा अमेरिका से ही उठ के आया था गिरावट, लेकिन भयंकर तरीके से गिरावट हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2014 आया, 2016 आया, 2018, 19, 20 सब वैसा ही हाल था। 2020 आया के बाद 2022 आया, उसके बाद फिर से 2025 में गिरावट जारी है, कंसोलिडेशन का फेज। इतना सब कुछ झेलने के बावजूद, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद इस स्कीम ने इतना पैसा बना दिया। अब एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो अभी डर रहे हैं ना, जो इन्वेस्टर अभी डर रहे हैं, अगर पास्ट में वो इन्वेस्टर होते और उनके पास मान लो उस टाइम पे भी 1000 रुपए भी बचता रहता, तो भी वो 1994 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले स्कैम आया था, और 1994 में मान लो स्टार्ट कर भी देते तो 1997 में भाग जाते, वहां रुक जाते तो 2000 में भाग जाते, 2004 में उनके पास भागने का रीजन था, 8 में भागने का रीजन था। 8 में जो मार्केट गिरी उसको तो रिकवर होने में ही 2-3-4 साल लग गए। 2014 में मार्केट चेंज हुई, वहां पे बहुत परेशान लोग होते। 2016 में 17 में डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी आया, उसके बाद चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर भी, मतलब 2016-17 से लेके 20 तक बुरे हालात यही सब के कारण थे। कोविड आया, रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इन्फ्लेशन बीच में बढ़ा, उसके कारण मार्केट गिरी, और अभी जो गिरी रही है। तो 1994 से अभी तक मार्केट को एग्जिट करने के कम से कम 15 से 20 छोटे बड़े रीजन हैं। तो जो इन रीजन के कारण निकल गया उसका पैसा नहीं बना। जो इन रीजन को इग्नोर करके वॉरेन बफे का सबसे फेमस जो कोट है उसको याद रखा कि जब दूसरे डर रहे हो तो आप लालची बन जाओ, और जब दूसरे लालची बन रहे हो तो आप डर जाओ। इसको अगर माइंड में रख के चलता रहा तो आज इतना वेल्थ क्रिएट हो गया। तो हमें रोना नहीं है ये सोचकर कि पीछे हमसे छूट गया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। आगे भी सेम अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर में अभी अवेलेबल है, लेकिन यही है कि खुद से अर्थशास्त्री बनने लगते हैं, खुद से भविष्य ज्ञाता बनने लगते हैं और बस भागने लगते हैं, ये दिक्कत है। तो अभी हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अवेलेबल है। डेफिनेटली पीछे जितना जबरदस्त रिटर्न बना है, हो सकता है उतना जबरदस्त ना बने, बट फिर भी बाकी एसेट क्लास से बेटर रिटर्न हमें इक्विटी प्रोवाइड कर देगा आगे भी। तो ऐसे में पीछे की गलती से सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और खुद से बहुत ज्यादा अर्थशास्त्री बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एक एवरेज से फंड में भी लंबे समय तक बने रह जाते हैं तो हमारा अच्छा खासा पैसा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। एवरेज से फंड में भी कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड में बने रहने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी के कई फंड है, आईसीआईसीआई के कई फंड है, एसबीआई के कई फंड है, जो कि एवरेज परफॉर्मिंग फंड रहा है 30-35 सालों में, फिर भी उसने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर दिया है। तो कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड की जरूरत नहीं है अगर एवरेज परफॉर्मिंग फंड में भी हम लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं तो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।